Today we will discuss about what is cloud computing and what are the services cloud computing offers. So as per the definition of cloud computing provides virtual infrastructure on demand, right? What it does? Cloud computing provides virtual infrastructure on demand. अब कौन सा वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर. आई विल से क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन डिमांड. जब जरूरत है तब हमको ये वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा. ओके, तो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? एग्जाम्पल, हाँ, इसमें और एक बात, इट इज पे पर यूज. इट इज पे पर यूज. आप जितना यूज करोगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा. ओके, पे पर यूज, राइट. एग्जांपल्स क्या है? तो एग्जांपल है, हम बोल सकते डेटाबेस सर्वर. गॉट इट? या आई कैन से सिंपली डेटाबेस. सो बेसिकली it provides managed database, then it provides servers in the form of virtual सर्वर्स. सर्वर्स को इसको बोला जाता है AWS पे EC2 इंस्टेंस. EC2 का मतलब होता है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग. सो बेसिकली इट प्रोवाइड्स सर्वर, इट प्रोवाइड्स स्टोरेज. ये क्या प्रोवाइड करता है? स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है. गॉट इट? अब देखो हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट्स. बेसिकली आई विल डिस्कस अबाउट इवेल्युएशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. अब क्लाउड कंप्यूटिंग डायरेक्टली मार्केट में आया क्या? नहीं. बिफोर दैट वी वर यूजिंग डेटा सेंटर्स, बिफोर दैट वी वर यूजिंग virtualization, before that we were using client server architecture on bare metal environment. But first we need to understand what is client server architecture, because in IT environment we use client server infrastructure everywhere. तो क्लाइंट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इफ आई एम सेइंग क्लाइंट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्लाइंट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स आई विल से सर्वर क्या होता है? आई विल से कंप्यूटर who provides services to requesting client. ओके, जो कंप्यूटर यूजर्स को या रिक्वेस्टिंग क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं सर्वर. ओके, अभी सर्वर क्या, कौन कौन से सर्वर्स है? इफ आई से एग्जांपल, आई विल से डेटाबेस सर्वर. अभी डेटाबेस सर्वर दो तरह के होते हैं, एक है एसक्यूएल डेटाबेस, दूसरा है नो एसक्यूएल डेटाबेस. दूसरा है, हम लोग बोलेंगे डीएनएस सर्वर. डीएनएस का मतलब वो डोमेन नेमिंग सिस्टम होता है, विच रिजॉल्व्स नेम टू आईपी एड्रेस एंड आईपी एड्रेस टू नेम. आई विल से वेब सर्वर, जो हमारा वेबसाइट होस्ट करता है. देन आई विल से मेल सर्वर. एक्सेट्रा. ओके, एंड व्हाट इज क्लाइंट? क्लाइंट बेसिकली क्या होता है? कंप्यूटर who make request to server we make request to server for services. ओके, अब एक क्लाइंट क्या होता है? जो मशीन जहां से हम लोग सर्विसेज को एक्सेस करते हैं. तो इसका एग्जांपल क्या लाएगा? ऑल एंड डिवाइसेस इज कॉल्ड क्लाइंट. तो इसका एग्जांपल क्या रहेगा? जैसा ऑल एंड डिवाइसेस इज कॉल्ड क्लाइंट का मतलब है आपका लैपटॉप एंड डिवाइस हो सकता है, आपका डेस्कटॉप पीसी
आपका एंड डिवाइस हो सकता है। आप बोलो योर स्मार्टफोन, ओके, एंड डिवाइस हो सकता है। तो जो हम आईटी एनवायरनमेंट में यूज करते हैं दैट इज क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट। हालांकि यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड में हमने दिया है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑन बेयर मेटल। बेयर मेटल का मतलब होता है फिजिकल सर्वर्स। दूसरा है वर्चुअलाइजेशन, दूसरा क्या है वर्चुअलाइजेशन। तीसरा है डेटा सेंटर्स और चौथा है क्लाउड कंप्यूटिंग। सर्वरलेस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑन बेयर मेटल। मतलब फिजिकल सर्वर्स हमारे पास है, हम कुछ सर्वर्स पे सर्विसेज कॉन्फ़िगर करेंगे और उन सर्विसेज को रिमोटली हम लोग एक्सेस करेंगे। उसके बाद क्या आया वर्चुअलाइजेशन। नाउ व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? So basically what this diagram shows, what is virtualization? Virtualization is a technology to run multiple same or different operating system which is completely isolated from each other from the same hardware. अब देखिए ये है आपका ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर जिसमें आपके पास फिजिकल सर्वर होता था। फिजिकल सर्वर पे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय करते थे और ऑपरेटिंग सिस्टम पे एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करते थे। इस तरह के सेटअप में नॉर्मली क्या होता था, हम लोग एक एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करने के लिए एक सर्वर डेडिकेट करते थे। अब ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के ड्रॉबैक क्या है? सो व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर? I will say drawback of traditional ड्रॉबैक ऑफ ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। ओके, तो सबसे पहला क्या है ड्रॉबैक? रिकवरी टाइम। रिकवरी टाइम इज हाई। अगर आपका सर्वर क्रैश हो जाता है तो उस केस में सर्वर को रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता था। दूसरा है नीड टू टेक केयर ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स। नीड टू टेक केयर ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स। ओके, तो डिवाइस ड्राइवर का ये क्या करेगा, वी नीड टू टेक केयर ऑफ। थर्ड है रिसोर्स शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। मतलब एक सर्वर का रिसोर्सेज दूसरे दूसरे को एक सर्वर का रिसोर्सेस रिमूव करके दूसरे को लगाना है पॉसिबल नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। रिसोर्स शेयरिंग इज वेरी डिफिकल्ट आई विल से। ओके, रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है? दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। टू ओवरकम दिस वी हैव द वर्चुअलाइजेशन। नाउ हाउ वर्चुअलाइजेशन वर्क्स? देखिए हमारे पास बेयर मेटल सिस्टम यहाँ पे भी है। ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में एक सर्विसेज के लिए हमको एक बेयर मेटल सर्वर देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वी हैव द बेयर मेटल हार्डवेयर, ऑन दैट वी वेयर डिप्लॉइंग वर्चुअलाइजेशन लेयर। अभी वर्चुअलाइजेशन लेयर थ्रू हाइपरवाइजर हमें मिलता है। हमें क्या मिलता है? वी आर गेटिंग द वर्चुअलाइजेशन लेयर थ्रू हाइपरवाइजर। मतलब यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरह के हाइपरवाइजर डिप्लॉय कर सकते हैं। अब कौन कौन से हाइपरवाइजर है? तो हाइपरवाइजर में एग्जांपल अगर मैं दूं तो हाइपरवाइजर का एग्जांपल क्या है? वीएम वेयर ई एस एक्सआई सर्वर, जो इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं। एंड ई एक्स एस आई सर्वर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ फीचर्स। दूसरा है आपका वीएम वेयर का ही वीएम वेयर वर्कस्टेशन। स्मॉल सेटअप या टेस्ट एनवायरनमेंट में हम लोग वर्कस्टेशन डिप्लॉय करते हैं। थर्ड है आपका हाइपर वी। और कौन सा है? ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स।
ओके, वी हैव ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। ओके, तो अलग अलग वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर हम लोग यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। ऑन टॉप ऑफ दिस वी कैन क्रिएट द वर्चुअल मशीन्स। नाउ हियर इफ यू आर एबल टू सी, अब अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे 6 वर्चुअल मशीन है। सो व्हाट बेनिफिट वी आर गेटिंग, ये वर्चुअल मशीन स्टोर होता है एक फोल्डर के अंदर। इफ यू टेक द बैकअप ऑफ फोल्डर, इट इज वेरी इजियर टू रिस्टोर द वर्चुअल मशीन। ओके, दूसरा क्या है, इसके साथ डिवाइस ड्राइवर्स हमें ध्यान नहीं रखना पड़ता है, बिकॉज एवरी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर रिक्वायर वन client tool. Okay, when the VM gets created, that tool will get automatically installed in some of the virtualization software, or we need to install that tool, और ये सबके लिए कॉमन होता है। ओके, दैट केयर्स ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स। और यहाँ पे आपके पास 6 वर्चुअल मशीन दिखाए गए हैं। तो व्हाट इज द एडवांटेज, हम लोग एक वर्चुअल मशीन का रिसोर्सेस निकाल के दूसरे वर्चुअल मशीन को असाइन कर सकते हैं। दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ओके, so what is, these are the drawback of servers if you have multiple servers. So this is what is virtual machine. A virtual machine is an operating system that not only exhibit the behavior of separate computer but is also capable of performing tasks such as running application and programs like separate computer. मतलब जो हम लोग यहाँ पे वीएम क्रिएट किया है, ये इंडिविजुअल वीएम्स है विच कंटेन्स एप्स एंड वर्चुअलाइज ओएस। ओके, यहाँ पे कितने वर्चुअल मशीन दिख रहे हैं, 6। सो इट एक्ट्स एज अ सेपरेट मशीन, यहाँ पे सेपरेट मशीन इंक्लूडिंग हार्डवेयर होता है वर्चुअलाइजेशन में। यूजिंग सिंगल हार्डवेयर वी कैन क्रिएट मल्टीपल वर्चुअल मशीन, एंड दिस मल्टीपल वर्चुअल मशीन वी कैन यूज टू डिप्लॉय मल्टीपल एप्लीकेशन, नॉर्मली 1 एप्लीकेशन पर सर्वर। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने देखा सो बेसिकली एनवायरनमेंट में इवेल्युएशन कैसे हुआ, क्लाइंट सर्वर और आर्किटेक्चर भी है अंडरस्टैंड। सेकंड इज वर्चुअलाइजेशन। नाउ डेटा सेंटर कम्स इन पिक्चर। व्हाट एग्जैक्टली द डेटा सेंटर इज, बेसिकली डेटा सेंटर इज ओन्ड बाय द थर्ड पार्टी वेंडर्स। ओके, जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं। टाटा का डेटा सेंटर है पुणे में, दिघी में। ओके, रिलायंस का डेटा सेंटर है मुंबई में, कहाँ पे है, ऐरोली में है। सो दे हैव क्रिएटेड अ बिग सेटअप विच कंटेन्स all the servers which is connected inside the rack. Now using the data center is looks like this. This is a picture of the one floor. So basically data center contains more number of floors, और हर एक फ्लोर में इस तरह के रैक्स रहेंगे और रैक में सर्वर्स आपके प्लेस रहेंगे। तो व्हाट डेटा सेंटर प्रोवाइड्स, डेटा सेंटर प्रोवाइड्स these servers, basically they provides virtual machine, create virtual machine for the client, and this virtual machine is available on rent. Okay, so data center is provided by the third party vendor. But यहाँ पे होता क्या है, मैनेजमेंट ऑफ सर्वर्स, मैनेजमेंट ऑफ virtual machines, right, is taken care by data center executives only. ओके, किसके थ्रू होता है, अब ये मैनेजमेंट मतलब क्या, अगर आपको वर्चुअल मशीन प्रोविजन करना है, इसका मतलब है वीएम क्रिएशन, वीएम मॉडिफिकेशन, अगर आपको सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, वीएम डिलीट इज टेकन केयर बाय द डेटा सेंटर एग्जीक्यूटिव। क्लाइंट का इसमें कोई रोल होता है क्या, नहीं। क्लाइंट कैन एक्सेस दिस सर्वर, क्लाइंट मतलब हम लोग, क्लाइंट कैन एक्सेस दिस सर्वर
और थ्रू आरडीपी, आरडीपी का मतलब रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अगर आप विंडोज यूज करते हो तो आप आरडीपी यूज करोगे, और आप एसएसएच यूज करते हो, एसएसएच का मतलब है सिक्योर्ड शेल। अगर आप लिनक्स बेस्ड सर्वर यूज करते हो तो आप आईएसएसएच यूज करोगे, है ना। और डेटा ट्रांसफर के लिए अगर आपके ऑन प्रीमाइसेस से आपके डेटा सेंटर में जो वर्चुअल मशीन है वहाँ पे डेटा ट्रांसफर करना है, तो वहाँ पे डेटा सेंटर्स क्या हमें देता है, दे प्रोवाइड्स एफटीपी। एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। थ्रू एफटीपी वी कैन ट्रांसफर डेटा ऑन द सर्वर्स और फ्रॉम सर्वर्स टू ऑन प्रीमाइसेस। हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। Now what happened? So basically we have understand three things. What? Client server architecture, virtualization, data center, and next is a cloud computing. Now what is cloud computing? आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपली समझने के लिए बेसिकली क्या है, सो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स क्या है पहले तो मैं बता देता हूँ। क्लाउड प्रोवाइडर्स, सो व्हाट इज क्लाउड प्रोवाइडर्स, हु आर क्लाउड प्रोवाइडर्स, मैं बोल सकता हूँ AWS, जिसका मार्केट शेयर है अभी 37%। ओके, दिस मार्केट शेयर में वेरी समवॉट, दिस इज एवरेज मार्केट शेयर आई एम सेइंग। सेकंड इज माइक्रोसॉफ्ट अजूर, जिसका मार्केट शेयर है 22% के आसपास। और थर्ड है आपका गूगल क्लाउड, जिसका मार्केट शेयर है 8% से आसपास, है ना। तो इन तीनों को मिला के कितना मार्केट शेयर होता है, 30%, 67%। नियर अबाउट 65 to 67% बिलोंग्स टू दिस थ्री। अब इसके अलावा भी क्लाउड प्रोवाइडर्स है क्या, बहुत सारे हैं। एचपी क्लाउड है, डेल क्लाउड है, उसके बाद अलीबाबा क्लाउड है, लेकिन ओरेकल क्लाउड है, लेकिन इनका मार्केट शेयर काफ़ी कम है। इसीलिए नॉर्मली हम लोग इन तीनों के बारे में सोच सुनते हैं। तो क्लाउड प्रोवाइडर्स इज थ्री। अब ये किस तरह का सेटअप क्रिएट करते हैं, तो देखिए, आई विल से दीज आर द डेटा सेंटर्स। ये क्या है, डेटा सेंटर्स अवेलेबल ग्लोबली डिपेंडिंग ऑन यूज केस एंड रिक्वायरमेंट। तो अगर मैं अमेजॉन का ही एग्जांपल लेता हूँ, तो अमेजॉन ने क्या किया है, अमेजॉन ने मल्टीपल क्लाउड सेंटर्स एस्टेब्लिश किए। कहाँ का हो सकते हैं, से फॉर एग्जांपल दिस इज इन यूएस, राइट। ये कहाँ पे है, ये है आपका इंडिया में। ओके, डेफिनेटली देयर विल बी मोर डेटा सेंटर्स, बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग आई एम गिविंग सम एग्जांपल। दिस इज इन चाइना, और क्या हो, कहाँ हो सकता है, यूरोप, है ना। अब इन डेटा सेंटर को क्या किया गया है, दिस डेटा सेंटर्स आर इंटीग्रेटेड थ्रू वन URL। आई विल से aws.amazon.com। ओके, तो ये जो डेटा सेंटर्स है इज इंटीग्रेटेड थ्रू दिस। ओके, अब यहाँ पे इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है बेसिकली सर्वर मैनेजमेंट इज टेकन केयर बाय द क्लाइंट। व्हाट आई कैन से, resource management, basically infrastructure can be provision. Here I will say infrastructure is provision by यूजर और क्लाइंट। मतलब जो डेटा सेंटर में ये काम कौन करता था, ये डेटा सेंटर एग्जीक्यूटिव करता था। यहाँ पे हमें मिलता है, खुद से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, मतलब हम जब चाहे तब क्रिएट करें, जब चाहे तब डिलीट करें। नाउ these data centers, physical data center is integrated with this URL. How these are integrated, it is integrated through the two different softwares. So what are those, one is OpenStack,
और दूसरा क्या है, पैक स्टैक। ओपन स्टैक ओपन सोर्स है और पैक स्टैक ये किसका प्रोडक्ट है, दिस इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम रेड हैट। ओके, अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप पैक स्टैक ले सकते हो, और आप कम्युनिटी सपोर्ट पे काम करना चाहते हो तो आप ओपन स्टैक यूज कर सकते हो, राइट। नाउ सो दैट इज बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग। सर्वरलेस हम लोग बाद में देखेंगे। नाउ we will discuss about, yes, what is cloud computing. Cloud is a technique by which we are managing our resources. Now we can automate the existing solution by using cloud. Here we can access cloud computing using three ways. हम लोग cloud को कैसे access कर सकते हैं, तो cloud को access करने का तरीका क्या है। तो if you wanted to access cloud, we can access cloud using three ways. यूजिंग, एक तो है आपका पोर्टल के थ्रू ग्राफिकली आप यूज एक्सेस कर सकते हो, थ्रू पोर्टल है ना। पोर्टल मतलब यूजिंग GUI यू कैन एक्सेस इट। दूसरा क्या है, यूजिंग CLI का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। हमारे पास AWS के एग्जांपल क्या है, AWS CLI प्रोवाइड्स कमांड लाइन एक्सेस, और थ्रू API क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। If one application wanted to access AWS cloud or cloud computing environment, he can access using API. So these are the three different ways we can access cloud computing. Okay. Now, what is the features of cloud? So features of cloud में क्या है, मल्टी टेनेंसी है। ओके, मल्टीपल टेनेंट के अकाउंट वहां पे क्रिएट किया जा सकता है, राइट। सो वॉट एवर, सपोज वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ AWS, anyone can create account holder get one tenant ID, means it's a organization ID, so it is a multi tenant device and लोकेशन इंडिपेंडेंस, मतलब आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी डिवाइसेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। ऑलवेज अवेलेबल है एंड स्केल्स ऑटोमेटिकली टू एडजस्ट द इंक्रीज इन डिमांड। इफ यू हैव क्रिएटेड द क्लाउड एनवायरनमेंट इन सच अ वे दैट इट प्रोवाइड्स स्केलिंग कैपेसिटी, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्रो करेगा या स्केल करेगा। अलाउस पे पर यूज, जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है। वेब बेस्ड कंट्रोल और इंटरफेसेस मिलते हैं। सॉफ्टवेयर का कॉस्ट पे पर यूज होने के कारण कम पड़ता है और ये काफी अच्छा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। गॉट इट। नाउ we will discuss about the types of cloud. When we will discuss about the types of cloud, जब हम लोग टाइप्स ऑफ क्लाउड देखेंगे, तो क्लाउड टाइप्स आर बेसिकली categorized in two ways. Cloud computing types. तो क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप्स क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप्स है हमारे पास, देर आर टू वेट्स। वन इज अ डिप्लॉयमेंट मॉडल, एक क्या है, वन इज डिप्लॉयमेंट मॉडल। ओके, जब मैं डिप्लॉयमेंट मॉडल के बारे में बात करता हूं तो डिप्लॉयमेंट मॉडल में क्या क्या आएगा, डिप्लॉयमेंट मॉडल में आएगा बेसिकली पब्लिक क्लाउड, क्या आएगा बस, पब्लिक क्लाउड। अब ये पब्लिक क्लाउड क्या होता है, एनीवन कैन क्रिएट अकाउंट एंड स्टार्ट यूजिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। दूसरा है प्राइवेट क्लाउड। तीसरा है आपका हाइब्रिड क्लाउड। और चौथा है आपका चौथा क्या है, कम्युनिटी क्लाउड। तो कितने डिप्लॉयमेंट मॉडल्स है, तो हमारे पास चार डिप्लॉयमेंट मॉडल है। एक है पब्लिक क्लाउड,
दूसरा है प्राइवेट क्लाउड, तीसरा है हाइब्रिड क्लाउड और चौथा है कम्युनिटी क्लाउड। ओके, नाउ व्हाट इज पब्लिक क्लाउड? पब्लिक क्लाउड में बेसिकली AWS, गूगल क्लाउड या अजूर क्लाउड, ये ऑल का पब्लिक क्लाउड है. So anyone can create account on the cloud and start using resources. Anyone can create account on cloud and start creating resources, right? और हम भी कौन सा क्लाउड सीख रहे हैं? पब्लिक क्लाउड. AWS इज नथिंग बट द पब्लिक क्लाउड, बट हियर इज अ सिक्योरिटी इज अ कंसर्न. हालांकि AWS इंश्योर करता है कि एक कस्टमर का डेटा दूसरा कस्टमर नहीं देख पाएगा एंड इट प्रोवाइड्स द सेम थिंग. लेकिन whenever we are talking about the government organization, say for example इसरो. इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया ने नया मिसाइल बनाया है, उसका डेटा क्लाउड पे रखा जाएगा क्या? पब्लिक क्लाउड पे नहीं. के बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ बेसिकली डिफेंस सेक्रेटरी. तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्राइवेट क्लाउड. ओके, तो प्राइवेट क्लाउड बेसिकली ये पर्सनल क्लाउड होता है. क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन. तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट, प्राइवेट क्लाउड सस्ता होता है क्या? नहीं, इसमें कोई पे पर यूज कॉन्सेप्ट नहीं है. ओके, कस्टमर नीड टू इन्वेस्ट ऑल अमाउंट इनिशियली और इट्स अ ह्यूज कॉस्ट. ओके, टू अवॉइड दिस सो वी हैव वन प्राइवेट क्लाउड कॉन्सेप्ट. प्राइवेट क्लाउड का मतलब होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट क्लाउड एंड ऑन प्रेमाइसेस. ओके, तो हाइब्रिड क्लाउड में क्या रहेगा? कुछ रिसोर्सेस पब्लिक क्लाउड के यूज करो जो नॉन सेंसिटिव है, और सेंसिटिव रिसोर्सेस आप प्राइवेट क्लाउड पे डालो, या फिर आपके ऑन प्रेमाइसेस में कॉन्फ़िगर करो, और इन सब के बीच में आप इंटीग्रेशन रखो. दैट इज व्हाट हाइब्रिड क्लाउड इज. से फॉर एग्जांपल SBI बैंक. SBI का वेबसाइट हम लोग पब्लिकली ओपन होता है तो पब्लिक क्लाउड पे रख सकते हैं, लेकिन यूजर का डेटाबेस विच इज वेरी मच कॉन्फिडेंशियल, वी कैन कीप यूजर डेटाबेस ऑन द प्राइवेट क्लाउड ऑन प्रीमाइसेस, राइट? लास्ट है आपका कम्युनिटी क्लाउड. नाउ व्हाट इज कम्युनिटी क्लाउड? दिस कम्युनिटी क्लाउड इज नॉट अ फ्री क्लाउड. सो क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट created for specific community. ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं सेल्सफोर्स का एग्जांपल देता हूँ. सेल्सफोर्स क्या करता है? सेल्सफोर्स इज अ सेल्सफोर्स प्रोवाइड्स ERP एप्लीकेशन. सेल्सफोर्स क्या करता है? ERP एप्लीकेशन देता है कस्टमर्स को. ओके, तो जो कस्टमर को ERP एप्लीकेशन चाहिए तो उनको सेल्सफोर्स टारगेट करके अपना कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट सेल करता है. सो दैट इज वन टाइप ऑफ cloud computing which belongs to the deployment model. Now, as far as service model is concerned, सेकंड क्या है? सेकंड है सर्विस मॉडल. अब इस सर्विस मॉडल में आपके पास तीन तरह के क्लाउड आते हैं. एक है IaaS, दूसरा है PaaS और तीसरा है SaaS. क्या है? IaaS इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. इसको क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. दूसरा है PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और तीसरा है SaaS, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव, ये तो क्लाउड कंप्यूटिंग के दो टाइप है, सर्विस मॉडल और डिप्लॉयमेंट मॉडल. तो ये हमने देख लिया है. वी डिस्कस अबाउट दिस.
क्लाउड सर्विस मॉडल। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कंपोनेंट्स क्या है? नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, ओएस, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा एंड एप्लीकेशन। बेसिकली नेटवर्किंग, डिवाइसेस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्किंग यूज होता है, राइट। स्टोरेज मतलब जहाँ डेटा रखना पड़ता है वो स्टोरेज। सर्वर्स बेसिकली टू डिप्लॉय सम एप्लीकेशन वी रिक्वायर फिजिकल सर्वर्स, चाहे वर्चुअलाइजेशन यूज करो, चाहे क्लाउड यूज करो, चाहे आप डेटा सेंटर यूज करो, डेफिनेटली वर्चुअल वर्चुअल सर्वर्स हमें चाहिए। हम डायरेक्टली सर्वर्स को यूज नहीं करते हैं, वी इंस्टॉल हाइपरवाइजर। ओके, थ्रू हाइपरवाइजर वी आर गेटिंग वर्चुअलाइजेशन, और इस वर्चुअलाइजेशन के ऊपर हम लोग वीएम क्रिएट करते हैं, और वीएम के लिए हमको लगता है ओएस, चाहे वो लिनक्स बेस हो चाहे विंडोज बेस हो। ओके, अब देखिए ये 5 कंपोनेंट तो मैंने बता दिए। व्हाट इज मिडलवेयर? मिडलवेयर का मतलब होता है, व्हाट इज मिडलवेयर? मिडलवेयर इज नथिंग बट, मिडलवेयर क्या होता है बॉस? मिडलवेयर, इट्स अ स्मॉल प्रोग्राम stored in system ROM। ओके, ROM मतलब रीड ओनली मेमोरी। एक बार लिख दिया, उसको चेंज कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं। और पावर सप्लाई इज प्रोवाइडेड थ्रू सीमॉस बैटरी। सीमॉस का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। एक छोटा सा बैटरी होता है जो इसको सप्लाई देता रहता है, उसका कंटेंट इंटैक्ट रहता है। उसको चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। बैटरी खराब हो गया तो कंटेंट का सेटिंग डिफॉल्ट जाता है, बैटरी चेंज करने के बाद हम लोग सीमॉस का से बेसिकली रोम का सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ फर्मवेयर कौन से? तो 2 टर्म आए थे। एक है बायोस। बायोस का मतलब क्या होता है? बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, राइट। ये पुराना है, 1986 में इन्वेंट हुआ था। इसका लिमिटेशन है, इसलिए नया फर्मवेयर इन्वेंट हुआ है, दैट इज यूईएफआई। यूईएफआई का मतलब है यूनिफाइड एक्सटेंडेड फर्मवेयर इंटरफेस। एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोस एंड सीमॉस। बायोस 1986 में इन्वेंट हुआ था, और ये सिर्फ 2 टेराबाइट डिस्क को सपोर्ट करता है। बट इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ यूएफआई, इट इज इन्वेंटेड इन 2005 एंड इट सपोर्ट्स 8 मिलियन टेराबाइट्स ऑफ डिस्क। मतलब मॉडर्न सर्वर्स का रिक्वायरमेंट यूएफआई सपोर्ट करता है, बायोस करता है क्या? नहीं। तो यहाँ देखिए, वी अंडरस्टैंड द रन टाइम, सॉरी मिडलवेयर। उसके बाद आता है रन टाइम। रन टाइम मतलब सपोज वी वांट जावा बेस्ड एप्लीकेशन, तो जावा रन टाइम लगेगा। सपोज वी वांट पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन, तो पाइथन एज अ रन टाइम काम करना होगा, तो रन टाइम हमें मशीन में इंस्टॉल करना पड़ता है। एंड नाउ 2 कंपोनेंट्स, वन इज एप्लीकेशन विच डेवलपर क्रिएट, ओके, एंड डेटा इज नथिंग बट द डेटा रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेशन। सो इस तरह से यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स है? टोटल 9। ओके, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, ओएस, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा एंड एप्लीकेशन। अब जब ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में इन 9 कंपोनेंट को कौन मैनेज करता है? यूजर और क्लाइंट मैनेज करता है। बट एज फार एज क्लाउड कंप्यूटिंग इज कंसर्न, तो क्लाउड में क्या होता है? सपोज आई एम सेइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, IaaS, तो बॉटम के 4 कंपोनेंट कौन मैनेज करता है? ये मैनेज करता है वेंडर, जैसे AWS। और ऊपर के कंपोनेंट कौन मैनेज करता है? ये मैनेज करता है बेसिकली क्लाइंट या यूजर, OS, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा एंड एप्लीकेशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है EC2 इंस्टेंस। सपोज
IaaS का एग्जाम्पल लिखूं, सपोज IaaS के एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज EC2 इंस्टेंस। ओके, PaaS में क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में 7 कंपोनेंट बॉटम से नेटवर्किंग टू रन टाइम इज मैनेज बाय द AWS। ओके, सिर्फ एप्लीकेशन और डेटा किसे मैनेज करना पड़ता है, यूजर को। ओके, so basically this is a developer centric application. If you have a developer, he has created an application but he don't have support from system person. Okay, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सन का सपोर्ट नहीं है तो वो VM क्रिएट नहीं कर पाएगा, राइट, वो एनवायरनमेंट डिप्लॉय नहीं कर पाएगा, ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एप्लीकेशन। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा PaaS का, तो एग्जाम्पल ऑफ PaaS इज इलास्टिक बिनस्टॉक। ओके, और लास्ट है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इट इज अ रेडीमेड एप्लीकेशन प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमें एक अकाउंट क्रिएट करना है और एप्लीकेशन को यूज करना है। सो ऑल दोज कंपोनेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय क्लाउड। तो बेसिकली दिस इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इफ एग्जाम्पल अगर मैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का बताने जाऊँ तो गूगल का एप्स, गूगल एप्स, कौन सा गूगल एप्स, जीमेल हम लोग यूज करते हैं, गूगल मीट यूज करते हैं, गूगल शीट यूज करते हैं, गूगल डॉक यूज करते हैं, दीज आर ऑल गूगल एप्स, राइट। गूगल चैट यूज करते हैं। दूसरा है ऑफिस 365। ओके, these are the examples of AWS, PaaS and SWS. So this, I think this is understandable by you. Now what is infrastructure service, already discussed। examples है EC2 इंस्टेंस, बेसिकली AWS पे EC2 इंस्टेंस है। GCP कंप्यूट इज अवेलेबल ऑन द गूगल क्लाउड, वर्चुअल मशीन अजूर पे आपका आता है। उसके बाद आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ओके, ओनली 2 कंपोनेंट्स आर मैनेज बाय द क्लाइंट, इट इज अ डेवलपर सेंट्रिक एप्लीकेशन। और इसके एग्जांपल क्या है, इलास्टिक बिनस्टॉक प्रोवाइड्स बाय AWS, क्लाउड सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय द गूगल क्लाउड, ऐप इंजन इज प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट अजूर, ओपन शिफ्ट इज प्रोवाइडेड बाय ओपन सर्विस, ओपन शिफ्ट क्लाउड, और force.com is provided by the Salesforce. Last one is software as a service. All components are managed by the cloud computing environment. Office 365 कौन प्रोवाइड करता है, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। गूगल एप्स देता है। सेल्सफोर्स एप्लीकेशन देता है। स्लैक आई थिंक सेल्सफोर्स का ही एक ईमेल एप्लीकेशन मिलता है। सो दैट इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओके, नाउ if you wanted to create account on cloud, if you wanted to create account on cloud, अगर आपको क्लाउड पे अकाउंट क्रिएट करना है तो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अकाउंट ऑन क्लाउड, राइट। सो व्हाट विल बी रिक्वायर्ड, इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो इसके लिए क्या लगेगा, ये आपको ईमेल आईडी लगेगा। ओके, कौन सा ईमेल आईडी, द ईमेल आईडी विच इज नॉट यूज टू क्रिएट AWS अकाउंट प्रीवियसली, राइट। क्योंकि अगर पहले आपने AWS अकाउंट क्रिएट किया है जिस ईमेल आईडी से, और आप उसी ईमेल आईडी के थ्रू AWS अकाउंट क्रिएट करना चाहो तो नहीं होता है, यू रिक्वायर्ड अ सेपरेट अकाउंट। नेक्स्ट इज पर्सनल इंफॉर्मेशन।
मतलब आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, एक्सेट्रा, पैन नंबर क्या है, देन ईमेल एंड फोन नंबर विल गेट वेरीफाइड। आपका ईमेल और फोन नंबर क्या होता है, वेरीफाई होता है। गॉट इट? बाय AWS ईमेल और फोन नंबर आपका वेरीफाइड होगा। उसके बाद पेमेंट मेथड। अब पेमेंट मेथड की मैं बात करूंगा तो पेमेंट मेथड के लिए आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगता है। क्या लगता है? क्रेडिट कार्ड विल बी रिक्वायर्ड, बट दिस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड शुड बी मास्टर कार्ड और वीजा। अमेरिकन एक्सप्रेस भी चलेगा लेकिन रुपे कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ओके, आई विल से रुपे कार्ड एक्सेप्टेबल होगा क्या यहाँ पे? नहीं, रुपे कार्ड आपका एक्सेसिबल नहीं होगा। और लास्ट में कैप्चा वेरिफिकेशन। कैप्चा वेरिफिकेशन किस लिए होता है? वेदर यू आर अ मशीन और आई विल से मशीन तो आप नहीं हो ना, मशीन के थ्रू क्रिएट कर रहे हो क्या, इसको अवॉइड करने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन है क्या, लिए इसके लिए होता है। इफ आई वांटेड टू शो यू क्रिएट AWS अकाउंट, फ्री अकाउंट है ना, सो यू क्लिक ऑन दिस लिंक, तो यहां से आप क्रिएट अकाउंट कर सकते हो। बट माई अकाउंट इज ऑलरेडी अवेलेबल, so I will not able to create the AWS account, right? But suppose you face any problem with the account creation, you may please reach out to me on this number 9923755189। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट? Suppose we will assume we have the AWS cloud, okay? AWS क्लाउड अकाउंट, तो क्लाउड अकाउंट है तो हम लोग एक यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे हैंड्स ऑन के लिए। व्हाट वी विल डू, क्रिएट लिनक्स बेस वेब सर्वर एंड डिप्लॉय वेब टेम्पलेट। ओके, मतलब एक लिनक्स बेस सर्वर क्रिएट करेंगे। क्रिएट लिनक्स बेस EC2 इंस्टेंस, कौन सा क्रिएट करेंगे? अमेजॉन लिनक्स का। तो यहाँ पे वेब एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वेब एनवायरनमेंट आप किसके थ्रू कर सकते हो? अपाची HTTPD के थ्रू आप वेब एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। जब वेब एनवायरनमेंट क्रिएट होता है तो इट विल क्रिएट वन फोल्डर, विच फोल्डर इट इज? /var /www/html। अब इस var www.html फोल्डर में हम लोग क्या कर सकते हैं? नॉर्मल index.html एज ए वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं या रेडीमेड टेम्पलेट भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल templatedemo.com, कोई भी टेम्पलेट अवेलेबल जो रहेगा मैं डाउनलोड कर सकता हूँ एंड दैट टेम्पलेट एक्ट एज अ वेब पेज फॉर मी। ओके, अब देखो, फिर इसको स्टार्ट और एनेबल करना पड़ेगा वेब सर्विस एनवायरनमेंट को, देन दिस वेब सर्वर विल बी स्टार्टेड। अब होने के बाद हम लोग इसको लोकली एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग कर्ल। कर्ल एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जिसके थ्रू हम लोग कमांड लाइन से वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं, राइट? उसके बाद इफ यू वांटेड टू एक्सेस ग्लोबली वेब सर्वर तो आपको क्या करना पड़ेगा? पोर्ट नंबर 80, ये पोर्ट नंबर 80 किसका पोर्ट है? HTTP का, वेब सर्वर का। विच शुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम 0.0.0.0/0। इसका मतलब है कि आप ग्लोबली जहाँ पे IPv4 इंटरनेट अवेलेबल है वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सो वी हैव टू एनेबल दिस। सपोज वी वांटेड टू एक्सेस आवर वेबसाइट फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम इंटरनेट इज अवेलेबल, ओके। और इसको एक्सेस करने के लिए इसके पब्लिक आईपी से, इंस्टेंस का पब्लिक आईपी से हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। सो आई विल शो यू प्रैक्टिकली। फॉर दैट आई एम लॉग इन टू माई AWS कंसोल। अब AWS कंसोल को लॉग इन कैसे करोगे? तो ये है aws.amazon.com, aws.amazon.com।
दिस इज URL, मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस आई विल गो टू द माई अकाउंट्स और यहाँ पे जाऊंगा AWS मैनेजमेंट कंसोल पे। इट विल प्रोवाइड मी द लॉगिन पेज। ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे प्रोवाइड करेगा लॉगिन पेज। टू लॉग इन टू द AWS अकाउंट मुझे यहाँ पे अकाउंट आईडी, नॉर्मली ये 12 डिजिट का होता है, या रिलेटेड नेम, वी नीड टू क्रिएट अकाउंट एलाइस। अकाउंट एलाइस मतलब नॉर्मली अकाउंट आईडी याद नहीं रहता है तो हम लोग यूजर फ्रेंडली नेम क्रिएट करते हैं। मैंने क्रिएट किया है IT एजुकेशन 4321। नाउ AWS यूजर नेम, it is AWS class 1, this is my username. Now I need to provide the password. ओके, और पासवर्ड देने के बाद इट विल प्रोवाइड मी, इट विल आस्क मी वन मोर कोड, MFA कोड। MFA कोड का मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐसे बोलते हैं। सो बेसिकली टू सिक्योर ऑथेंटिकेशन, दिस इज वन वे टू सिक्योर। ओके, तो यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेटर यूज करता हूँ। आई हैव यूज दिस ऑथेंटिकेटर फॉर मी। ओके, 2FA कोड। आप गूगल ऑथेंटिकेटर भी आपके मोबाइल का यूज कर सकते हो इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए। नाउ टू लॉग इन विद फॉर AWS क्लास 1 अकाउंट, दिस इज द कोड। अब ये कोड ना हर 1 मिनट बाद चेंज होता है। नाउ व्हाट इज कोड, 120302, राइट। इफ आई क्लिक ऑन साइन इन, दिस पोर्टल विल गेट ओपन। अब देखिए ये क्या है, दीज आर नथिंग बट द रीजन्स। इन सिंपल वर्ड आई विल से डेटा सेंटर्स। मुझे कहाँ पे क्रिएट करना है, नॉर्थ वर्जीनिया में क्रिएट करना है, मतलब मैं US में क्रिएट करूंगा। ओके, सो दिस गेट सिलेक्टेड। मुझे आपको कहाँ करना है, सिंगापुर में क्रिएट करना है, आई कैन एक्सेस द सिंगापुर लोकेशन, यहाँ पे क्रिएट करना है, लेकिन मैं करूंगा मुंबई में। ओके, सो यहाँ पे दिखता है आपको आपने किस रीजन में हो, कि डेटा सेंटर में हो। इफ आई क्लिक ऑन EC2 तो मैं यहाँ पे EC2 सर्च कर सकता हूँ। EC2 मतलब इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग बट द वर्चुअल सर्वर ऑन AWS क्लाउड। करंटली डू आई हैव एनी सर्वर हियर, करंटली आई डोंट हैव एनी सर्वर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक सर्वर क्रिएट करना है लिनक्स बेस। तो इसको मैं नाम देता हूँ माई वेब सर्वर। ठीक है, नाम चाहे तो कुछ भी दे सकते हो। हाउ मेनी सर्वर्स यू वांटेड टू क्रिएट, सो हियर यू कैन गिव द नंबर्स बट आई वांट ओनली वन सर्वर। उसके बाद देखो, उसके बाद मुझे देना है ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑपरेटिंग सिस्टम आई विल यूज, दैट इज Amazon Linux 2023। ये डिफॉल्ट आया है, चाहे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो बट आई विल कीप दिस वन, Amazon Linux 2023। उसके बाद क्या है, इंस्टेंस टाइप। ये देखिए T3 माइक्रो है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 vCPU 1 GB रैम एंड इज फ्री टियर एलिजिबल। मतलब इंस्टेंस का आपको पैसा नहीं देना है, ये क्या है, फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद है की पेयर। नाउ व्हाट इज की पेयर, सो की पेयर होता है आपका टू एक्सेस इंस्टेंस सिक्योरली वी यूज की पेयर। की पेयर में क्या क्या होता है, एक होता है पब्लिक की which stored on the EC2 instance, which stored on EC2 instance, और दूसरा होता है प्राइवेट की, which gets downloaded on user machine। कहाँ पे डाउनलोड होता है, which gets downloaded on user machine। ओके, तो हम क्या करेंगे, की पेयर क्रिएट करेंगे, नया की पेयर क्रिएट करता हूँ। मैं लिख देता हूँ माई वेब सर्वर 10।
नंबर आप कुछ भी दे सकते हो। इफ आई क्रिएट द की पेयर, वन की गेट्स डाउनलोडेड ऑन द डाउनलोड फोल्डर्स। ओके, देखिए क्या नाम है, माई वेब सर्वर 10। इसका पब्लिक की सर्वर पे रहेगा, ये प्राइवेट की मेरे मशीन पे डाउनलोड हो गया है, राइट। नाउ दिस इज अ सिक्योरिटी ग्रुप। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ग्रुप? लॉन्च विजार्ड 4। तो बेसिकली लिनक्स बेस्ड सर्वर है विच इज एक्सेसिबल फ्रॉम SSH सिक्योर्ड शेल। कहाँ से? 0.0.0.0/0। मतलब दुनिया में कहीं भी आपके पास इंटरनेट है तो हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड दिस इज द स्टोरेज। स्टोरेज कितना है? 8 GB का है, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। सो आई विल क्लिक ऑन द लॉन्च इंस्टेंस। देखिए मेरा सर्वर क्रिएट हो गया है विच इज अवेलेबल माई वेब सर्वर। अभी तक रनिंग है क्या? नहीं। सो आई नीड टू वेट, इट इज इन द रनिंग पोजीशन। अब देखो इसको एक्सेस करने के लिए मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आई विल क्लिक ऑन कनेक्ट। कनेक्ट में आपको SSH क्लाइंट मिलेगा। ये URL है SSH क्लाइंट का, इसको एक्सेस करने के लिए। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ। अब देखिए ये जो URL है, ये URL क्या बोलता है? SSH-i माई वेब सर्वर 10.ping। ये बेसिकली की है। की कौन सा है? प्राइवेट की। प्राइवेट की कहाँ स्टोर्ड है? डाउनलोड फोल्डर में। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड फोल्डर में जाना पड़ेगा, राइट। तो इस डाउनलोड फोल्डर में मेरे पास वो की है, इसलिए मैं जो ये URL यूज करता हूँ एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पे ये की यहाँ पे एक्सेसिबल है, इसलिए ये इंस्टेंस मुझे एक्सेस होगा, राइट। आई विल से यस। ओके, अब देखिए बाय डिफॉल्ट दिस हैश प्रॉम्प्ट इंडिकेट्स यू हैव नॉर्मल यूजर एक्सेस। तो हम लोग क्या करेंगे? sudo su-dash से एडमिन एक्सेस हमें मिलता है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे? हम इस सर्वर को नाम देंगे, क्योंकि ये जो नाम है IP-172.31, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। तो हम लोग यूजर फ्रेंडली नेम देते हैं। होस्ट नेम CTL, सेट होस्ट नेम मैं देता हूँ माय सर्वर, माय वेब सर्वर। ओके, और इसको इफेक्ट में लाने के लिए फिर से एक बार sudo su दे देंगे। तो देखिए मेरा सर्वर का नाम माय वेब सर्वर आ गया। ओके, नाउ एक लिनक्स बेस्ड सर्वर क्रिएट हो गया। अब हमको क्या करना है? अपाची HTTPD एज ए वेब सर्वर एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना है। वो कैसे किया जाता है? तो आप करो यम। यम का मतलब होता है येलो अपडेट मैनेजर। ओके, एक टूल है जो पैकेजेस इंस्टॉल करता है। yum install HTTPD. So what it will do? It will install HTTPD package on my Linux machine. ओके, और इंस्टॉल होने के बाद ये एक फोल्डर क्रिएट करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। विच फोल्डर? CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी, where www.html। ये है आपका वेब सर्वर का लोकेशन। अगर आप देखोगे pwd कमांड से दिस इज द लोकेशन, और ls करोगे तो यहाँ पे कोई कंटेंट यहाँ पे नहीं है, राइट। नाउ आई नीड टू डिप्लॉय टेम्पलेट फ्रॉम templetedemo.com। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? आई विल ओपन दिस templetedemo.com। तो टेम्पलेट डेमो में चले जाते हैं। आ गया टेम्पलेट डेमो। सो templetedemo.com साइट प्रोवाइड्स मल्टीपल टेम्पलेट। ये आप देख रहे हो है ना। चलो ये टेम्पलेट यूज कर देंगे डेटा एनालिटिक्स का। ओके, दिस इज अ वेब टेम्पलेट। और कहाँ मिलेगा ये? यस, आई वॉन्टेड टू डाउनलोड दिस टेम्पलेट। अब देखो ये मेरे कहाँ पे डाउनलोड हो रहा है? इट इज ऑन माई लोकल मशीन। ओके, लोकल मशीन में किस फोल्डर में डाउनलोड होता है? ये देखो ये टेम्पलेट डाउनलोड हो गया। सो नो नीड टू डाउनलोड ऑन द लोकल मशीन। लेकिन मुझे फायदा क्या होता है? इफ यू क्लिक ऑन दिस एंड कॉपी लिंक एड्रेस, तो इसका जो डाउनलोड का लिंक है दैट इज अवेलेबल इजीली हियर। तो मुझे ये लिंक चाहिए था। मैं क्या करूंगा? wget कमांड से मैं
टेम्पलेट डाउनलोड कर सकता हूँ या कोई भी कंटेंट डाउनलोड कर सकता हूँ। दिस इज यूआरएल फॉर द टेम्पलेट। ओके, देखिए ये टेम्पलेट डाउनलोड हो गया इन द फॉर्म ऑफ जिप फाइल, आर्काइव फाइल। इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए अनजिप टेम्पलेट डेमो डॉट जिप हो गया। देखो ये है एक्सट्रैक्टेड कंटेंट ब्लू कलर में, और रेड कलर में जिप फाइल है, वो है कंप्रेस्ड फाइल। अब मुझे कंप्रेस्ड फाइल का तो कोई जरूरत नहीं है, तो टेम्पलेट डेमो डॉट जिप ये फाइल में डिलीट कर देता हूं। और ये जो कंटेंट है एक्सट्रैक्टेड कंटेंट टेम्पलेट का, इसको मुझे कहाँ कॉपी करना है? इसको मुझे करंट लोकेशन पे कॉपी करना है। ओके, एव ऑल द कंटेंट ऑफ दिस लोकेशन, डॉट डॉट का मतलब है करंट लोकेशन। ओके, देखिए ये मेरा वेब पेज का कंटेंट यहाँ पे आ गया है। किस लोकेशन पे? var www html में। अब मुझे इस टेम्पलेट का कोई जरूरत है क्या? नहीं। टेम्पलेट डेमो अंडरस्कोर, सो दिस टेम्पलेट आई हैव डिलीटेड। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आई नीड टू स्टार्ट एंड एनेबल दिस सर्विस। तो सिस्टम ctl enable httpd और सिस्टम ctl start httpd हो गया। अब देखो स्टार्ट और एनेबल करने के बाद आई वांटेड टू एक्सेस दिस लोकली। ओके, तो लोकली एक्सेस करने के लिए मैं लोकल होस्ट दे सकता हूँ। लोकल होस्ट मतलब करंट मशीन। सो दिस इज द टेम्पलेट। बट ये कमांड लाइन में है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फॉर दैट यू वांटेड टू एक्सेस दिस ग्लोबली, तो ग्लोबली एक्सेस करने के लिए इफ आई क्लिक ऑन माई इंस्टेंस, इसका सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा था? जब हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था एट दैट टाइम लॉन्च विजार्ड 4 नाम से एक सिक्योरिटी ग्रुप था, जिसके अंदर हमने एसएसएच ट्रैफिक तो अलाउ किया था, लेकिन एचटीटीपी ट्रैफिक हमने अलाउ किया था क्या? नहीं। तो एचटीटीपी ट्रैफिक हम लोग यहां से अलाउ करेंगे, which should be accessible from this 0.0.0.0। Got it? और हम इस वेबसाइट को अभी एक्सेस करेंगे यूजिंग पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ दिस इंस्टेंस, राइट? I have copied this public IP address and paste on the browser. Now what will happen? See, template gets accessible. Okay, ये है मेरा वेबसाइट का टेम्पलेट, राइट, विच इज अवेलेबल थ्रू IP एड्रेस, पब्लिक IP एड्रेस ऑफ EC2 इंस्टेंस। अगर मैं इसको यूजर फ्रेंडली नेम से अगर एक्सेस करना है, if you wanted to access template using user friendly name, अगर आपको वेबसाइट को एक्सेस करना है, इफ यू वांट टू एक्सेस वेबसाइट यूजिंग यूजर फ्रेंडली नेम, डोमेन नेम, तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना पड़ता है? यहाँ पे नीड टू परचेस डोमेन नेम। डोमेन नेम में आप क्या करो? परचेस करो फ्रॉम रजिस्टर्ड वेंडर। एग्जाम्पल लो, गो डैडी से आप डोमेन नेम परचेस कर सकते हो, godaddy.com, राइट? और आपको डीएनएस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, नीड टू कॉन्फ़िगर डीएनएस। AWS का एग्जाम्पल लो तो रूट 53 is a DNS service available by AWS. So we can access the domain name website using the proper domain name. Okay. So I think you understand
the topic. If you have any doubt, you can reach me on this number 9923755189. And don't forget to like and subscribe my channel.